नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। नवंबर से हम कुछ ही दूरी पर खड़े हैं। भारतीय लोकतंत्र में नवंबर से जुड़ी कुछ बेहद खास यादें हैं। ऐसी यादें जो आपके दिमाग में अब तक ताज़ा होंगी। ये वो नवंबर ही था 2022 का, जब पत्रकारिता की रोशन एनडीटीवी की दुनिया में सरकार ने बलपूर्वक प्रवेश कर लिया था अपने पूंजीपतियों के माध्यम से। याद कीजिए, नवंबर 2022 खबर आती है कि पत्रकार और पत्रकारिता की रीढ़ कहे जाने वाले रवीश कुमार ने 30 नवंबर 2022 को इस्तीफा दे दिया। ट्विटर पर एक तरह का तूफान खड़ा हो जाता है। चाहने वाले बार बार इस खबर को जैसे जांच लेना चाहते हैं और सोचते हैं कि काश यह खबर झूठी हो। भारत में ट्विटर के आने के बाद, सोशल मीडिया के आने के बाद, इससे पहले कभी इस तरह का वातावरण नहीं था सोशल मीडिया पर कि एक पत्रकार के इस्तीफे की खबर लगभग 1 महीने तक सबसे बड़ी खबर बन जाती है। भारत के प्रमुख अखबार इस्तीफे की खबर छापते हैं, वेबसाइट खबर छापती हैं और दर्शक जैसे पूछना चाहते हैं, जांचना चाहते हैं बार बार कि काश रवीश कुमार का इस्तीफे की खबर झूठी हो, गलत साबित हो। लेकिन यह खबर सही थी और खुद फिर रवीश सामने आते हैं और घोषणा करते हैं और बताते हैं और दर्शकों से धैर्य की अपील करते हैं और एक ऐतिहासिक तरह से अपनी नई यात्रा की घोषणा करते हैं। हम यह एपिसोड इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि अब नवंबर नज़दीक है और अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि एनडीटीवी के स्मृति शेष होने के बाद, खत्म हो जाने के बाद मीडिया कितना बदला है। अब जो ये एनडीटीवी बचा रवीश के जाने के बाद, डॉक्टर प्रणय राय के जाने के बाद, एनडीटीवी के मूल के जाने के बाद, वह एनडीटीवी मोटे तौर पर उस गोदी मीडिया का हिस्सा बन गया जिसमें सरकार की किसी झूठ का प्रतिवाद संभव नहीं है। आखिर क्यों सरकार एनडीटीवी पर कब्जा करना चाहती थी? एक ऐसे मीडिया संस्थान पर कब्जा करना चाहती थी जिसका ऑफिस असल में सारे मीडिया हाउस से बहुत छोटा था। अगर आपको एनडीटीवी का दिल्ली का अर्चना कॉम्प्लेक्स का ऑफिस याद हो, एक पत्रकार के तौर पर आप गए हों और आपने देखा हो, मैं ये बात इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि भारत के ज्यादातर पत्रकार कभी ना कभी चाहते थे कि वह एनडीटीवी का हिस्सा बने। लेकिन दर्शक भी तमाम जगहों से आते हैं, देखते हैं दिल्ली मीडिया, अपने पसंदीदा मीडिया संस्थानों को कई बार देखने सुनने जाते हैं। तो उन सब के लिए मैं बताना चाहता हूं कि एनडीटीवी का ऑफिस बेहद छोटा था, लोगों के बैठने की जगह नहीं होती थी। मैं ये बात आपसे इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि मैं उन भाग्यशाली लोगों में अपने आप को शामिल करता हूं जिन्हें कभी ना कभी एनडीटीवी में काम करने का मौका मिला। 2 अक्टूबर 24 को एक खबर आई थी कि सीबीआई ने सबूतों के अभाव में एनडीटीवी के पूर्व निदेशकों और प्रमोटरों डॉक्टर प्रणय राय और राधिका राय के खिलाफ 2017 में दर्ज केस बंद कर दिया है। असल में यह केस शुरू ही इसलिए हुआ था ताकि एनडीटीवी पर कब्जे को रूप दिया जा सके। अब तो आपके सामने सारी स्थितियां स्पष्ट होती चली गई कि कैसे
5 जून 2017 को सीबीआई ने एनडीटीवी और उसके प्रमोटर्स के खिलाफ छापा मारा था और उस छापेमारी पर एनडीटीवी ने बयान जारी करते हुए बताया था कि वह इस अभियान के खिलाफ लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा था, हम भारत में लोकतंत्र और आज़ाद आवाज़ों को कुचलने के प्रयासों के आगे झुकने वाले नहीं हैं। जो लोग भारत की संस्थाओं को बर्बाद करने में लगे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से एक ही संदेश है, हम अपने देश के लिए लड़ते रहेंगे और उन ताकतों को हरा कर निकलेंगे। और आप देखें, यह सिलसिला 2017 में शुरू हुआ था और कैसे 2022 के नवंबर में सरकार समर्थित पूंजीपति एनडीटीवी पर कब्जा कर लेते हैं। एनडीटीवी ने हमेशा ही सरकार के फैसलों और बीजेपी की सांप्रदायिकता के खिलाफ मुखरता से आवाज उठाई। 2002 के गुजरात दंगों की निष्पक्ष और निर्भीक रिपोर्टिंग के लिए भी एनडीटीवी को जाना गया। एनडीटीवी के पर्याय बन चुके और भारत में टेलीविजन पत्रकारिता को नया अर्थ और परिभाषा देने वाले रवीश कुमार ने 30 नवंबर 2022 को जब इस्तीफा दिया तो भारत का शायद ही कोई प्रमुख अखबार और वेबसाइट उस खबर को प्रकाशित करने में से पीछे हटे, क्योंकि पाठकों की इतनी ज्यादा उत्सुकता थी कि बहुत से अखबारों या वेबसाइट ने ना चाहते हुए भी उस खबर को प्रकाशित किया। उसके बाद एक बहस शुरू हुई बहुत दिन तक कि सरकार कैसे मीडिया पर कब्जा करना चाहती है, लेकिन धीरे धीरे वह बहसें एक तरफ होती गईं और सरकार ने अंततः वह मीडिया चैनल, वह संस्थान अपने कब्जे में कर लिया जो 2014 के बाद से एकमात्र ऐसा संस्थान था जो सरकार की नीतियों की आलोचना करता था। एक रैली का वीडियो आपके सामने स्क्रीन पर आएगा, इसको ध्यान से सुनिएगा। साल था 2013 जब नरेंद्र मोदी ने बिहार को गलत सलत इतिहास पढ़ा दिया। कैसे नरेंद्र मोदी बिहार में सिकंदर को हराने की बात कर रहे हैं। गुप्त वंश की याद करें तो चंद्रगुप्त की राजनीति हमें प्रेरणा देती है। अगर हम ज्ञान युग को याद करें तो नालंदा और तक्षशिला का स्मरण होता है। ये मेरा बिहार है भाइयों, ये ताकत थी हमारे सैनिकों की। उन्होंने सिकंदर को यहां परास्त किया, उसको मार करके भेजा। और इसके बाद देखिए कि नीतीश कुमार कैसे उस दावे का खंडन कर रहे हैं। इतिहास का तो अद्भुत ज्ञान है। चंद्रगुप्त गुप्त वंश के हो गए, तक्षशिला उत्तर पश्चिम में है, हम होकर आए हैं, अब वो पाकिस्तान में पड़ता है। सिकंदर को गंगा नदी के किनारे तक पहुंचा दिए। इस पर टिप्पणी करते हुए रवीश कुमार ने ऑन एयर कहा था, जब नरेंद्र मोदी ने बिहार को गलत सलत इतिहास पढ़ा दिया तब नीतीश ने उनको सही इतिहास पढ़ाया। यह कहने वाले केवल रवीश कुमार हो सकते थे, क्योंकि हमने 2014 के पहले भी बहुत कम देखे, लेकिन 2014 के बाद किसी पत्रकार को इन शब्दों का उपयोग करते हुए नहीं देखा, झूठ के खिलाफ स्पष्टता से बात करते हुए नहीं देखा। तो आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद रवीश कुमार का इस्तीफा ट्विटर पर लंबे समय तक ट्रेंड करता रहा, लगभग 1 महीने तक, जैसे हमने आपको बताया। और आप देखिए कि रवीश कुमार ने अपने इस्तीफे में हिंदी पत्रकारिता पर या भारत में पत्रकारिता पर कितनी जरूरी बात कही थी। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। आपका अंदाज़ा सही है कि क्या कहने जा रहा हूं, लेकिन गुजारिश है कि जो भी कह रहा हूं उसे धीरज के साथ सुनिएगा। भारत की पत्रकारिता में स्वर्ण युग तो कभी था भी नहीं,
लेकिन आज के दौर की तरह भस्म युग भी नहीं था। भस्म युग से मेरा मतलब है जहां इस पेशे की हर अच्छी बात तेज गति से भस्म की जा रही हो। यह दिन भी आना ही था। इस देश में अलग अलग नाम वाले अनेक चैनल हो गए हैं, मगर सब हैं तो गोदी मीडिया ही। उसका परिवेश, उसका इकोसिस्टम, पत्रकारिता का और माहौल सब खत्म कर दिया गया है। तो रवीश यहाँ पर बात करते हुए बताते हैं आपको कि कैसे पत्रकारिता का पूरा इकोसिस्टम बदल दिया गया है और कैसे पत्रकारिता को खत्म करने वाले लोग ही पत्रकारिता करने की बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं। जो लोग असल में पत्रकारिता को कुचलने का काम कर रहे हैं वही बाहर आकर दावा करते हैं कि वह पत्रकारिता कर रहे हैं। एनडीटीवी में रवीश कुमार के प्रोग्रामों की एक बहुत लंबी सूची है। उस सूची पर बहुत सारे प्रोग्राम खुद किए जा सकते हैं, लेकिन उनमें से एक प्रमुख जिसकी झलकी हम आपको दिखाना चाहेंगे, बागों में बहार है। आपकी स्क्रीन पर इस प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें आ रही होंगी और इसे इसलिए भी आपको ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इसके बाद से ऐसा कोई प्रोग्राम बीते एनडीटीवी के अधिग्रहण के बाद तो संभव ही नहीं है। यह 4 नवंबर 2016 का प्रोग्राम था, बागों में बहार है। सर, क्या मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ? जिसमें सवाल पर सवाल की बात थी और यह कार्यक्रम भोपाल में सिमी कार्यकर्ताओं के इनकाउंटर पर पूछे जा रहे सवालों पर उस वक्त केंद्रीय मंत्री रहे किरण रिजिजू के उस बयान के बाद आया था जिसमें उन्होंने कहा था प्रशासन और पुलिस से सवाल पूछने की आदत खत्म होनी चाहिए। वही किरण रिजिजू जो आगे चलकर किस तरह से सुप्रीम कोर्ट को नियंत्रित करने के प्रयासों में देखे जाते हैं, किस तरह से लगातार सुप्रीम कोर्ट को सबक सिखाते हुए हमें दिखाई देते हैं। उसके बाद आप देखें कि यह सब मोदी सरकार के 2014 से लेकर और अब तक के बीच में आप देखें कि कोई दूसरा आपको टेलीविजन पर एंकर, टेलीविजन प्रस्तोता इस तरह से बात करते हुए नजर ही नहीं आता है जहां वो सरकार से निरंतर सवाल कर रहा हो। चाहे शाहीन बाग का कवरेज हो, रोहित वेमुला की मौत की बात हो या कोरोना के दौरान सरकार की लापरवाहियों की बात हो, शहरों के लाशों में बदल जाने की बात हो, नदियों में तैरने की बात हो, हर जगह रवीश कुमार जैसे जनता का हाथ पकड़े हुए नजर आते हैं। उनके कार्यक्रमों में आपको केवल रिपोर्ट दिखाई नहीं देती है, उस रिपोर्ट में किस तरह सरकार तथ्यों को छुपा रही है उसकी एक ऐसी अंतर्दृष्टि दिखाई देती है जो हमें नागरिक बनाने का काम करती थी। तो एनडीटीवी होना, एनडीटीवी में जिन लोगों ने काम किया है, हम उस एनडीटीवी की बात नहीं कर रहे हैं जो नवंबर 2022 के बाद है और जो अब एक बड़े भव्य भवन में चला गया है। हम उस एनडीटीवी की बात कर रहे हैं जिसकी अब केवल स्मृतियां ही शेष है। उस एनडीटीवी ने पत्रकारिता में एक एक करके ऐसे काम किए हैं जिनको इतिहास इसी रूप में याद रखेगा कि कोई एक मीडिया चैनल था जो सनसनी में नहीं गया। एनडीटीवी एकमात्र ऐसा चैनल था जो ज्योतिष के कार्यक्रम नहीं दिखाता था, जिसमें चुनाव के पहले, जिसमें मैच के पहले, जिसमें हर दिन सुबह होने और शाम होने के बीच में आपको राशिफल दिखाया जाता है। इस वक्त भारत में शायद ही कोई ऐसा अखबार या टीवी चैनल हो जो राशिफल ना दिखाता हो। इंडियन एक्सप्रेस में भी राशिफल छपता है, अंग्रेजी में भी छपता है। राशिफल को हिंदी और अंग्रेजी में अलग अलग करने की गलती मत कीजिएगा।
लेकिन एनडीटीवी में कभी राशिफल नहीं छपा। एनडीटीवी में कभी अपराधों को सनसनी बनाकर नहीं दिखाया गया। दर्शकों को डराने की, दर्शकों को मुसलमानों का भय दिखाने की, सांप्रदायिकता का जहर दिखाने की कभी कोशिश नहीं की गई। एनडीटीवी लोकतंत्र के साथ लयबद्ध रहा। उसने नागरिकों की चेतना, उनकी सोच को आगे बढ़ाने का काम किया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण देने का काम किया। एनडीटीवी एकमात्र ऐसा चैनल था जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चुनौती महसूस करते थे। इसीलिए 2017 से शुरुआत हुई कि कैसे कानूनी मामले एक एक करके सामने आने लगे बिना किसी आधार के। और जैसा हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि 2 अक्टूबर 2024 को सीबीआई ने वह मामला बंद कर दिया क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा हो गया। रवीश कुमार एनडीटीवी की पत्रकारिता और गोदी मीडिया पर यह हमारी एक छोटी सी कोशिश है, लेकिन यह एक इस श्रृंखला का पहला एपिसोड है। बहुत मुश्किल है एक ऐसे संस्थान के बारे में बात करना जिसने पत्रकारिता का इतना विस्तृत, इतना सुखद, इतना सुदीर्घ और ऐतिहासिक काम किया है। हम कोशिश कर रहे हैं ताकि एनडीटीवी जो लोकतंत्र की रोशनी था, आपके दिमागों में वो कम से कम बचा रहे और एक सपने की तरह ही रहे कभी कि अगर मीडिया, किसी मीडिया संस्थान को काम करना है तो वो एनडीटीवी जैसा करने की कोशिश करे। आने वाले कुछ एपिसोड हमारे एनडीटीवी पर ही केंद्रित होंगे, वहां की कार्य संस्कृति पर केंद्रित होंगे। कुछ ऐसे किस्से जो संभव है कि आपने पहले कभी ना सुने हो। कैसे एनडीटीवी की आलोचना करने वाले लोगों को जब पता चलता था कि आप एनडीटीवी में काम करते हैं तो एकदम से उनकी दृष्टि बदल जाया करती थी। कैसे एनडीटीवी अपने कर्मचारियों का संरक्षण करता था, कैसे उनको शर्मिंदा करने की बजाय आगे बढ़ने में मदद करता था। आपको आज का यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा। और लोकतंत्र, संविधान, नागरिकों से जुड़े सवालों पर हमारी इस पेशकश को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कीजिएगा। नमस्कार।